हाँ चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ना। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा मेन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेक्चर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो तीसरा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली, है ना, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। क्या पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या फिर वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल, और उसके बाद से देखेंगे सेचुरेशन करंट। तो है ना, तो दो तीन चीज़ें देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। जैसे कि फोटो सेल क्या होता है, सेचुरेशन करंट क्या होता है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किस नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, तो याद रखना पार्टिकल नेचर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया लाइट के पार्टिकल नेचर से, क्योंकि हम मानते हैं कि एक फोटोन आया है ना, तो उसने अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, फिर अगर एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो निकल आएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो पार्टिकल मान करके ही तो पढ़ते हैं। और बोला गया था एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही एनर्जी ले पाता है ना। तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया गया। चलो हेडिंग लिखते हैं, अब इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग होगा वाई कैन नॉट बी एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट using wave nature of light, तो क्या हेडिंग है? हेडिंग में लिखा हमने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, याद भी रखना। और ये सवाल भी अच्छा सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कहेंगे पार्टिकल नेचर से। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड, इसको एक्सप्लेन किया गया, इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किसे एक्सप्लेन करा गया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। याद रखना सवाल है ये, है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट की किस नेचर से एक्सप्लेन किया गया। तो याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन सवाल यह है कि वेव नेचर ऑफ लाइट से क्यों एक्सप्लेन नहीं करते। तो देखिए, अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बेसिकली देखा गया कि जब लाइट गिराया गया, अगर आप वेव नेचर मानेंगे तो हर एक इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि हर एक इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना डिपेंड करता है केवल और केवल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए वेव नेचर हम नहीं मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें तो हर एक इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। इसलिए वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना। अगर हम वेव नेचर मानेंगे
तो हर एक इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ। इफ वी कंसीडर wave nature of light, if we consider wave nature of light, then for every intensity, electron will come out from metal, but experimentally it has been seen that emission of electron है ना, doesn't depend on इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है यहाँ। इट हैज़ बीन सीन दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन frequency and wavelength of इंसिडेंट लाइट। तो देखिए क्या लिखा मैंने, पढ़ लेते हैं इसको जो लिखा गया है। इफ वी कंसीडर वेव नेचर ऑफ लाइट, देन फॉर एवरी इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम मेटल, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन दैट emission of electron does not depend on intensity, it only depends on frequency and wavelength of incident light। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर, या फिर कह सकते हैं वेवलेंथ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। याद करो, बताया था ना जब वर्क फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा था, तो वहाँ बोला था ना कि जो हम फोटोन गिराते हैं उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इंटेंसिटी की तो वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो है ना, अगर आप वेव नेचर मानेंगे तो हर एक इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। इसलिए हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, चलिए एक चीज़ और इसमें बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो, जो अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करें तो जब, है ना, अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करें तो जब हम लाइट गिराएंगे सरफेस पर, है ना, तो धीरे धीरे सरफेस पर एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और थोड़े समय के बाद उनकी एनर्जी जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर निकलेंगे। ठीक है, बट देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, समय नहीं लगता। अगर आप वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में समय लगेगा, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, समय नहीं लगता। जैसे ही फोटोन गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, है ना, मेटल से निकल के भाग जाएगा बाहर, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, समय नहीं लगता। तो आप वहाँ से भी कह सकते हैं कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वेव नेचर मानेंगे तो सरफेस की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ेगी, और थोड़ा समय लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अचीव करने में, और फिर थोड़े समय बाद निकलेगा मेटल सरफेस से। बट ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, चलो 2-3 लाइनें जो भी हैं बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। 1-2 लाइन और इसमें समझाता हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर वेव नेचर मानेंगे तो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, इसलिए वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। किससे एक्सप्लेन करते हैं? पार्टिकल नेचर से। ठीक है, चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर आप वेव नेचर मानोगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में समय लगेगा, है ना, इसलिए हम वेव नेचर नहीं मानेंगे, पार्टिकल नेचर ही मानेंगे। तो चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप नोट कर लेना ताकि याद भी रहे, है ना, सब कुछ नोट करते जाना। चलिए, चलो लिख देता हूँ मैं। इफ वी कंसीडर wave nature of light, then emission of electron will take some time, तो कुछ समय लगेगा, will take some time, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट एक्सपेरिमेंटली we have seen that emission of इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। emission of electron is an instantaneous process, है ना, इसीलिए हम लोग वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो 2-3 रीजन आपने देखा, दीज आर द रीजन्स। फर्स्ट रीजन तो पहले ही बता चुका हूँ, ये सेकंड रीजन हो गया। दीज आर द रीजन्स वाई we can't explain photoelectric effect by using वेव नेचर ऑफ लाइट। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखना, आपसे कोई पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यही 2-3 रीज़न आप बता देना, बोल देना कि अगर हम वेव नेचर मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन हर एक इंटेंसिटी पे बाहर आ सकता है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करने लगेगा। बट एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। एक रीज़न और है कि अगर वेव नेचर मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही लाइट गिराते हैं इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल आता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो आप बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे केवल और केवल पार्टिकल नेचर से। चलिए ठीक है, तो ये देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है फोटो सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल। यहाँ फोटो सेल एक देखेंगे, ठीक है। तो फोटो सेल क्या होता है उसको समझना होगा, नोट कर लिया होगा आपने। हटा देता हूँ मैं इसको। देखिए फोटो सेल में होता क्या है, पहले इसको हटाता हूँ मैं, फिर बात करते हैं फोटो सेल पे। तो हो गया होगा ना, जब मैं लिखता हूँ ना तो साथ में ही लिखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोटो सेल देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल। अच्छा फोटो सेल समझते हैं, कैमरा वगैरह में यूज होते हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं फोटो सेल, इनका यूजेस वगैरह कैमरा वगैरह में। चलो तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल का कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या होता है इसमें, तो देखो इस फोटो सेल को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम सुना है कहीं, है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में देखा होगा ना कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, देखा होगा। 2 प्लेटें होती हैं ना पैरेलल, ऐसे 2 प्लेटें होती हैं बिल्कुल आपस में पैरेलल, ठीक है। तो मान सकते हैं फोटो सेल को हम लोग क्या मान सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट पे फोटॉन्स गिराते हैं, लाइट गिराते हैं।
तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट गिराएंगे तो जो फोटॉन्स हैं वो प्लेट पे गिरेंगे, एक प्लेट पर, फर्स्ट प्लेट पे मान लो फोटोन गिरा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको बैटरी से एक्सेलेरेट कराएंगे। उनको क्या करेंगे, बैटरी से एक्सेलेरेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलेरेट होकर के तेज़ी से भागेंगे, तो सामने वाले प्लेट पे जा कर के टकराएंगे, या बोल सकते हैं कि सामने वाला प्लेट उनको खींचेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको खींच लेगा दूसरा प्लेट, अपोजिट वाला प्लेट। फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट आ जाएगा। उस करंट को नाम भी देते हैं फोटो करंट, है ना। तो उस करंट को बोलते हैं क्या, फोटो करंट। तो चलो वन बाय वन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखें। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या ऐसे बोल सकता हूँ, अ फोटो सेल कैन बी कंसीडर्ड, अ फोटो सेल कैन बी कंसीडर्ड, कैन बी कंसीडर्ड, a photocell can be considered as a parallel plate capacitor, as a parallel plate capacitor। क्या मान सकते हैं इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब फोटोसेल कैन बी कंसिडर्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब फोटोसेल कैन बी कंसिडर्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें होता क्या है कि फोटॉन्स को, है ना, एक प्लेट पे गिराते हैं, लाइट को गिराते हैं एक प्लेट पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको अपोजिट प्लेट की तरफ एक्सेलेरेट करा करके ले जाएंगे बैटरी की हेल्प से, ठीक है। फोटॉन्स आर इंसिडेंट, फोटॉन्स को गिराया जाता है ना, फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन वन प्लेट, एक प्लेट पे क्या करते हैं, फोटॉन्स को गिराते हैं। फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन वन प्लेट एंड emitted electrons are attracted by second plate या अपोजिट प्लेट, by अपोजिट प्लेट, है ना, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी क्या करती है, उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाती है और दूसरे प्लेट की तरफ खींच के ले जाती है। अच्छा, तो फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन वन प्लेट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय अपोजिट प्लेट ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब चलो सर्किट में बना देता हूँ मैं, यहाँ पे फोटो सेल का सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको, फोटो सेल का सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा साइड में बना देता हूँ। तो देखिए सर्किट बनाया जाए, हाँ, एक प्लेट हो गया, इसी के पैरेलल में क्या होता है, दूसरी प्लेट होगी, दो प्लेटें आपस में पैरेलल, समझ पा रहे हैं। 2D में डायग्राम बनाया जा रहा है, बट रियलिटी में 3D में देखेंगे तो प्लेटें ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, दो प्लेटें पैरेलल, है ना, ऐसे दो प्लेट हैं पैरेलल, ठीक। अब होता क्या है कि एक प्लेट पे, मान लो कि फर्स्ट प्लेट पे जैसा ऊपर लिखा है, यहाँ पे ऐसे फोटोन गिराते हैं, क्या गिराते हैं, फोटोन, ऐसे फोटोन गिराएंगे, यहाँ पे हम लोग गिराएंगे क्या, फोटोन से गिराएंगे। अच्छा, अब फोटोन से गिरेंगे इस मेटल के ऊपर, और ऐसे फोटोन गिराएंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाना है, ले जाना है किधर, सेकंड प्लेट पर, अपोजिट प्लेट पे, यहाँ लाना है। तो लाने के लिए क्या करना होगा, बैटरी लगाना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा दे और उनको खींच ले। तो सोचो बैटरी कैसे लगाऊं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना है प्लस एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए माइनस एक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड, है ना। तो नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड के अपोजिट में फोर्स आता है, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाना है प्लस एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए माइनस एक्स में, मतलब इस वाले प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना चाहिए और इसको देना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल, तभी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगी।
तो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी अपोजिट प्लेट की तरफ। अगर इसको हाई पोटेंशियल पे रखना है तो इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव लेना होगा और दूसरा नेगेटिव। तो देखो बैटरी कैसे जोड़ेंगे समझ लो। इसको फॉरवर्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि बाद में बैटरी को उल्टा करके भी जोड़ेंगे जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। तो इस बैटरी को देखो कैसे जोड़ा गया। मान लो अप्लाइड वोल्टेज है V, अप्लाइड वोल्टेज कितना है V, ठीक। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे आगे की तरफ चलाया जाएगा। बेसिकली बैटरी फोर्स लगा दी इन पे तो ये भागेंगे की तरफ अपोजिट प्लेट की तरफ। अच्छा ठीक है ना। चलो तो देखिए अब क्या है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट की तरफ जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट आने लगेगा। अब मान लेते हैं कि अपोजिट प्लेट पर है ना पर सेकेंड n इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं पर सेकेंड? n इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फोटो करंट कितना आ जाएगा? I इक्वल टू एन ई। ये फोटो करंट कितना आ जाएगा? I इक्वल टू एन ई, I इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई, I इक्वल टू एन ई। ये करंट आ जाएगा। करंट ऐसे ही आएगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन जिस सेंस में चलेगा उसके अपोजिट सेंस में करंट आएगा ना, ठीक। तो आई को तो क्या आ जाएगा? एन ई, है ना। अच्छा आई को तो एन ई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द फोटो करंट, द फोटो करंट, द फोटो करंट। अच्छा ये समझ पा रहे हैं ना, इनके चलने से जो करंट आता है इस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। इस आई करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट, है ना, फोटो करंट। फोटो सेल में जो करंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो करंट, ठीक है। चलो क्या क्या लिख दिया हम लोगों ने? वन प्लेट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय अपोजिट ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको सेकंड प्लेट क्या करेगी? अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगी, खींचेगी, इनको खींचेगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट आ जाएगा। इस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो देखिए द फोटो करंट, द फोटो करंट इन सर्किट विल बी I equal to n e, I equal to n into e, where n is the, where n is the number of electrons, number of electrons reaching the opposite plate per second, reaching the opposite plate, opposite plate per second, per second, and e small e, e is the चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखा आपने। तो इस सर्किट में करंट हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है? इस अपोजिट प्लेट पर सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आई इक्वल टू एन ई कहाँ से ला दिया आपने करंट? तो आपने देखा होगा ना, क्यू इक्वल टू आई टी आपने देखा होगा, देखा कि नहीं कहीं? क्यू इक्वल टू आई टी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू एन ई। तो एक सेकंड के लिए अगर हम देखें तो टाइम 1 सेकंड रखो तो क्या आ जाएगा? आई इंटू वन इक्वल टू एन इंटू ई। तो एक सेकंड का एन होगा ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही तो एक सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन, बेसिकली एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो है एन, जो कि अपोजिट प्लेट पे पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आई इक्वल टू क्या आ जाता है? एन ई। आई इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों? एन ई। तो फोटो करंट हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अपोजिट प्लेट पर सेकंड, यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर सेकंड। यहाँ निकलने वाले नहीं, निकलेंगे तो ज़्यादा ही, पहुँचेंगे इधर कम, बाद में भी बताऊँगा। यहाँ निकल रहे होंगे ज़्यादा ही, मान लो यहाँ 100 निकल रहे हैं लेकिन अभी पर सेकंड यहाँ 10 ही पहुँच पा रहे हैं, पर सेकंड यहाँ 10 ही आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से करंट आएगा। अगर आपको ये करंट बढ़ाना होगा तो वोल्टेज बढ़ाना होगा, ताकि जो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे थे उनको भी अपनी बैटरी खींच करके ला दे, तो फोटो करंट बढ़ने लगेगा। करेंगे डिस्कशन अभी। तो अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सीखें कि फोटो करंट हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अपोजिट प्लेट, एंड ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और देखो अब ऐसे सवाल पूछा जाता है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है इसको फॉरवर्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फॉरवर्ड पोटेंशियल। कि अगर इस फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाएं तो क्या होगा, क्या देखेंगे हम। तो जब आप इस फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाओगे ना तो फोटो करंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर के, मतलब ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे अपोजिट प्लेट की तरफ।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहते थे इधर, उनको भी बैटरी खींच के ला देगी अपोजिट प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ा दें तो फोटो करंट बढ़ने लगेगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, लिख तो लिया होगा ना आप लोगों ने, लिख लिया ना, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे अपोजिट प्लेट पर, तो फोटो करंट इंक्रीज होने लगेगा। फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। चलो चलो देखो, ठीक, देखिए, इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल देन करंट, या सीधे बोलो फोटो करंट, देन फोटो करंट इन सर्किट इंक्रीजेस, बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे अपोजिट प्लेट पे, बिकॉज मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स will reach to the opposite plate, ठीक है। तो अगर आप अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे अपोजिट प्लेट पे, और फोटो करंट सर्किट में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, है ना। फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जरा सोचो, क्या हमेशा फोटो करंट इंक्रीज होता रहेगा? क्या फोटो करंट हमेशा इंक्रीज होगा या एक लेवल तक इंक्रीज होगा? तो जो फोटो करंट है ना, एक लेवल तक ही इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मान लो कि ये जो फोटॉन्स गिर रहे हैं मेटल पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मान लो कि पर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, 100। यहाँ पर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो शुरू में 10 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे किसी अप्लाइड पोटेंशियल पर, 10 इलेक्ट्रॉन अपोजिट वाले के पास आए, अपोजिट प्लेट के पास आए, अपोजिट प्लेट ने एब्जॉर्ब किया 10 इलेक्ट्रॉन को शुरू में। अब वोल्टेज बढ़ाते गए तो हो सकता है कि अब 15 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, और वोल्टेज बढ़ाया 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, तो करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, n बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। फिर मान लो और बढ़ाया, 30 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 40 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, 60 पहुंचने लगे, फोटो करंट बढ़ने लगा। अब 80 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं पर सेकंड, 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं पर सेकंड, है ना, करंट बढ़ रहा है। अब मान लो कि 100 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकंड निकल रहे थे वो 100 के 100 पहुंचने लगे अपोजिट प्लेट पे। जितना पर सेकंड यहाँ से निकल रहे थे, है ना, उतना पूरे के पूरे पर सेकंड अपोजिट प्लेट पर पहुंचने लगे। तो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर पर सेकंड निकल रहा था तो 100 इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट पे पर सेकंड आने लगा, तो उस समय कुछ करंट आएगी, मैक्सिमम ही आएगी। अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, अब करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे पहुँच तो रहे हैं। अब क्या करोगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ निकल रहे थे सबको खींच करके तो लाया, बैटरी ने खींच के लाया अपोजिट प्लेट पर। तो अब सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा, करंट, है ना, बिकम्स कांस्टेंट। अब जो होगा सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी करंट को नाम देते हैं क्या, सेचुरेशन करंट। इसी करंट को क्या नाम देते हैं यहाँ पे, सेचुरेशन करंट, क्योंकि करंट सेचुरेटेड हो चुका है। अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, करंट कांस्टेंट ही रहेगा। और उसी करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट। आया समझ में? तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, फोटो करंट इंक्रीज होने लगेगा, बट एक लेवल तक ही फोटो करंट इंक्रीज हो पाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ निकल रहे हैं अगर वे सभी यहाँ पहुँचने लगे पर सेकंड, तो उस समय जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद करंट नहीं इंक्रीज होगा वोल्टेज बढ़ाने से। उसी करंट को क्या नाम देते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसको, सेचुरेशन करंट। आया कुछ समझ में?
कि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। लेकिन एक लिमिट तक ही ये फोटो करंट इंक्रीज हो सकता है, उस लिमिट को बोलते हैं क्या, सेचुरेशन करंट। और उस स्टेट में होता क्या है कि यहाँ से पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वे सभी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ पहुँच जाएंगे अपोजिट प्लेट पर। ठीक है, चलो, है ना। तो देखिए क्या क्या लिख लिया आपने, अप्लाइड पोटेंशियल द फोटो करंट इन सर्किट इंक्रीजेज बिकॉज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच टू द अपोजिट प्लेट, है ना। अब एट अ सर्टेन वोल्टेज, किसी सर्टेन वोल्टेज पे, अब वोल्टेज बढ़ा रहे थे, फिर आपने देखा एट जो मैंने कहानी सुनाया उसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लेना। एट अ सर्टेन वोल्टेज all the emitted electrons reach to the opposite plate, and at a certain voltage all the emitted electrons reach to the opposite plate। तो किसी सर्टेन वोल्टेज पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ निकल रहे हैं यहाँ पर पहुँचने लगे। तो इस स्टेज में क्या होगा, एट दिस स्टेज करंट इन सर्किट अटेन्स अ सेचुरेशन वैल्यू, सेचुरेशन मतलब कांस्टेंट, सेचुरेशन वैल्यू, या मैं सीधे लिख सकता हूँ आसान शब्दों में कि करंट बिकम्स कांस्टेंट। करंट अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब करंट नहीं बढ़ेगा, करंट बिकम्स कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी कांस्टेंट करंट को बोलते हैं क्या, सेचुरेशन करंट, है ना। तो मैं लिख देता हूँ दिस कांस्टेंट करंट is called सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेचुरेशन करंट। आ रहा समझ में, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा। दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। इसी कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट। और जिसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं यहाँ आई से, कैपिटल आई और नीचे छोटा सा एस लगा देना, ये बताएगा सेचुरेशन करंट। दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट विच इज डिनोटेड बाई आई और नीचे छोटा सा एस, आई एस। आया समझ में कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे अपोजिट प्लेट पर, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर सेकंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहाँ पहुँचने लगेगा, उस समय करंट होगा मैक्सिमम। अब करंट हो जाएगा कांस्टेंट। अब जो करंट होगा वोल्टेज बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। इसी कांस्टेंट करंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आई एस से। ठीक है, बाद में इसमें कुछ और भी सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि क्या प्लेट के बीच में जो सेपरेशन यल है ना, प्लेट के बीच में जो सेपरेशन यल है, क्या इस यल पे डिपेंड करेगा सेचुरेशन करंट वगैरह। तो डिपेंड नहीं करेगा, मैं बाद में आपको नोट करा दूंगा, बस अभी डायग्राम में यल ऐसे दिखा देना, बाद में बताऊंगा कि जो सेचुरेशन करंट होगा इस यल पे डिपेंड नहीं करेगा। और आगे और भी चीज़ें बताऊंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डायग्राम में यल दिखा के छोड़ दो। चलो इस स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपना टारगेट होगा सेचुरेशन करंट निकालना। क्या टारगेट है अपना, सेचुरेशन करंट निकालना। अच्छा सोचो, अगर सेचुरेशन करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इस प्लेट ने पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन इमिट किया, अगर वो संख्या पता चल जाए ना तो काम हो जाएगा। इस प्लेट ने, फर्स्ट प्लेट ने पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन इमिट किया, तो अगर वो नंबर पता चल जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो हम बता सकते हैं कि सर्किट में सेचुरेशन करंट कितना आएगा। क्योंकि पर सेकंड यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो यहाँ जरूर पहुँचेंगे। पर सेकंड यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 100 को यहाँ पहुँचना ही है, गारंटीड है पहुँचेगा, तभी तो सेचुरेशन करंट बोला है। यहाँ से जितना निकलेगा वो इतना यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर यहाँ से निकलने वाला पता चल जाए तो वही यहाँ पहुँचने वाला तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पर सेकंड जितना निकलेगा वो यहाँ पहुँचेगा ही। तो सेचुरेशन करंट निकालने के लिए है ना, हम लोग क्या करेंगे ना कि फर्स्ट प्लेट ने कितना इलेक्ट्रॉन
इमिट किया पर सेकंड, इसको निकालो। अगर ये मिल गया तो उतना ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट पे पर सेकंड पहुंच जाएगा, फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं किसको, सेचुरेशन करंट को, है ना। चलो तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और मैं इसमें आपको नोट करा देता हूँ कि अगर सेचुरेशन करंट निकालना है तो क्या करें, सेचुरेशन करंट निकालना है तो क्या करें, है ना। तो चलो देखते हैं क्या करें फिर। तो देखिए, टू कैलकुलेट सेचुरेशन करंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, टू कैलकुलेट, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नोट करते चलें, टू कैलकुलेट सेचुरेशन करंट, टू कैलकुलेट सेचुरेशन करंट we need to find out the number of electrons emitted by plate, जो कि फर्स्ट प्लेट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted by प्लेट पर सेकंड, प्लेट पर सेकंड। देखो 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 क्या बोला गया है, टू कैलकुलेट सेचुरेशन करंट वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय प्लेट पर सेकंड। तो अगर आप सेचुरेशन करंट निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना होगा कि आपको पता करना होगा कि ये फर्स्ट प्लेट पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगी, क्योंकि पर सेकंड ये जो निकालेगी इलेक्ट्रॉन वो सामने वाले प्लेट पर जरूर जाएंगे। नोट कर लो, ऊपर वाला लाइन भी जल्दी से लिख लो। अब इसके बाद अपना हेडिंग होगा कैलकुलेटिंग द सेचुरेशन करंट। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सेचुरेशन करंट। अच्छा, उसके पहले अगर थोड़ा सा और इसमें कुछ देखना हो तो आप देख सकते हो, जैसे कि कभी कभी ऐसे एनर्जी वगैरह पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन की, तो चलो इसी में थोड़ा दिखा देता हूँ और उसके बाद हेडिंग लिखना। तो रुक जाओ थोड़ा सा, ऊपर वाली लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा और इसमें कुछ बताता हूँ। ऊपर वाली लाइन लिख लो। चलो देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो निकला, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लेट पे थी K1 और आगे बढ़ेगा, बैटरी इसको दौड़ा रही है, बैटरी इसको दौड़ा रही है, तो सेकंड प्लेट पे आएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा 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 भागेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब मान लो इसकी एनर्जी हो गई K2, तो कभी कभी ऐसे अपने एग्जाम में सवाल पूछता है कि K1 K2 में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V मान लो और निकालो रिलेशन K1 K2 और इस V में रिलेशन। K1 क्या मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ, K1 क्या है बच्चों, K1 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फर्स्ट प्लेट या नियर द फर्स्ट प्लेट, एट फर्स्ट प्लेट। ठीक, K2 क्या है, तो ये भी तो काइनेटिक एनर्जी है उसी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, है ना, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन एट सेकेंड प्लेट, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जब वो दूसरे प्लेट पर आया तो। अच्छा ठीक, तो K1 K2 में क्या चाहिए, रिलेशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कभी, चलो पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा होगा तो वर्क डन बाई ऑल, वैसे स्टार्टिंग में देखा ही होगा आपने, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब सोचो यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन काम कर सकता है, तो केवल और केवल बैटरी ही तो काम करेगी, तो बैटरी का वर्क निकालो, तो डब्ल्यू नेट हो जाएगा क्या, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी को छोटा बी लिख देता हूँ, बैटरी इक्वल टू के फाइनल क्या है K2, सेकेंड है ना, सेकेंड प्लेट पे एनर्जी है K2 और फर्स्ट प्लेट पे K1, तो K2 माइनस K1। अब वर्क डन बाई बैटरी को क्या लिख सकते हैं, है ना, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का E है, तो E इंटू हो जाएगा V बराबर K2 माइनस K1। अच्छा देखना ये लेफ्ट साइड समझ में आया कि नहीं, E इंटू वी कैसे लिखा है, आपने पढ़ा होगा ना कि W बराबर Q इंटू वी, पोटेंशियल के डेफिनेशन से ही आ जाएगा, और Q हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो E इंटू वी, Q हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q Q Q, तो E इंटू वी, तो आ गया ना, आगे आ गया K2 इक्वल टू K1 प्लस E इंटू बैटरी का वोल्टेज,
तो Q2 बराबर आ गया K1 प्लस ई वी, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं, सेचुरेशन करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही हेडिंग होगा। तो K2 बराबर आ गया K1 प्लस ई वी। चलो, तो सब कुछ नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेटिंग द सेचुरेशन करंट। चलिए, तो हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेटिंग द सेचुरेशन करंट। हेडिंग लिख लो, कैलकुलेटिंग द सेचुरेशन करंट है ना। और इसको किससे डिनोट किया था हम लोगों ने, आई छोटा एस, आई एस, समझ रहे हैं। चलो, तो सेचुरेशन करंट निकालना है ना। अब तो ठीक है, जो लाइट गिर रही है, जो फोटॉन्स गिर रहे हैं, इनका इंटेंसिटी मानना होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी मान के चलना होगा, है ना। और प्लेट का एरिया कुछ लेना होगा। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मली नहीं गिर रहा है, कुछ एंगल पे गिर रहा है ना। तो मान लेंगे कि थीटा एंगल पे गिर रहा है। याद करो, लाइट की थ्योरी जो शुरू में पढ़ाया गया था ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड निकालना सिखाया गया होगा, है ना। तो वही लॉजिक यूज होगा, पुरानी जो थ्योरी पढ़ाई गई थी उनका यूज होगा अब। चलिए, मान लेते हैं कि फोटॉन्स की जो बीम है, बीम ऑफ फोटॉन्स, इसको बोलते हैं बीम ऑफ फोटॉन्स। मान लेते हैं कि फोटॉन गिराए गए बहुत सारे, बीम ऑफ फोटॉन गिराया गया प्लेट पर, फ्रीक्वेंसी एफ है, इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी एफ है, इंटेंसिटी आई है। अच्छा, और जिस प्लेट पर गिराया गया उसका एरिया ए मान लेना, ठीक, एरिया क्या मान लेना, ए। और ऐसा मान लेना कि नॉर्मल से, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे लाइट गिराई गई, मतलब इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा। चलो, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, लेट अ बीम ऑफ फोटॉन्स, लेट अ बीम ऑफ फोटॉन्स इज इंसिडेंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ मान लेते हैं। लेट अ बीम ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ, इंटेंसिटी आई, एंड इंटेंसिटी आई, कैपिटल आई, इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट on a metal surface, on a metal having area A as shown, डायग्राम में आपको दिख जाएगा as shown। अच्छा, चलो डायग्राम इधर साइड में बनाता हूँ कहीं। तो देखो, मान लो कि जो प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो पहले प्लेट ऐसे वर्टिकल में था ना, अब वर्टिकल में रख के डायग्राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख देता हूँ, उस मेटल सरफेस को। जो पहले प्लेट ऐसे था ना, फर्स्ट प्लेट जिसे फोटोन गिर रहे थे, जिस पर फोटोन गिर रहे थे, पहले ऐसे था, तो ऐसे नहीं, अब ऐसे रख दो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो, यही है प्लेट, मेटल प्लेट, है ना, जिस पर क्या गिरेंगे, फोटॉन्स। और चलो मान लेते हैं, अब जरूरी थोड़ा कि नॉर्मली गिरे, ऑब्लिकली भी तो गिर सकती है, ठीक है। चलो, तो इसका नॉर्मल खींच लेते हैं पहले। ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना। मान लो नॉर्मल से कुछ थीटा एंगल पे लाइट गिर रही है। ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ा चुका हूँ ना, लाइट नेचर भूल गए कि कुछ याद भी है। चलो, लाइट ऐसे गिर रही है, बीम ऑफ लाइट, है ना। चलो, बहुत ही अच्छा, ठीक। अभी जो लाइट गिर रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है, और फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, एफ है, और एंगल थीटा है। ये क्या है, एंगल थीटा। अच्छा, अगर आपको एरिया वेक्टर वगैरह देखना है तो ठीक है, ये इंटेंसिटी वाला डायरेक्शन ऐसे है,
तो इसको थोड़ा मैं आगे शिफ्ट कर दूँ क्या, थोड़ा आगे शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। ये इंटेंसिटी वाला डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, इंटेंसिटी वाला। और इस प्लेट का एरिया वेक्टर आप डाउनवर्ड मान लो, इस मेटल प्लेट का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड वाला कंसीडर करो, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, है ना। और एंगल थीटा तो हो ही जाएगा ना, ए थीटा। मतलब इस मेटल प्लेट का एरिया वेक्टर हम लोगों ने किधर मान रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, लेट एरिया वेक्टर ऑफ मेटल सरफेस इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थीटा एंगल दिख जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो ठीक है। अब देखो, अगर इंटेंसिटी आई फ्रीक्वेंसी आपकी लाइट गिरी और एरिया ए माना ही गया है, एरिया कितना मान लिया गया सरफेस का, ए, तो सोचो पर सेकंड कितने फोटॉन्स गिरेंगे सरफेस पे, तो बहुत पहले निकाल लिया था हमने, स्टार्टिंग में जब लाइट नेचर पढ़ रहे थे तभी निकाला था। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, सोचो पर सेकंड कितने फोटॉन्स गिरेंगे, पर सेकंड इक्वल टू एक सेकंड के लिए देखेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। कैसे निकालते हैं, वैसे निकाल के देख लिया होगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, आई ए कॉस थीटा एनर्जी हो जाएगी पर सेकंड जो गिरी, डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी एच एफ। तो कितने फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे निकाल सकते हैं, पुरानी थ्योरी पढ़ लेना, पुराने लेक्चर देखना, उसमें ये सब बताया गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ, इतने फोटोन पर सेकंड गिरे। मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पी है, मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी क्या है, पी है। तो सोचो लेट फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, याद है पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, लेट फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, फर्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, चेक कर लेना। लेट फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इज पी, डिनोट किया था कैपिटल पी से, पी, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted by plate पर सेकंड विल बी, कितना होगा जरा सोचो, विल बी पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन इमिट होगा फोटोन गिरने से। तो फॉर्मूला लगाओ ना फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी का, कितना होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, तो P इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100। सोचो कहाँ से लिखा, दिमाग है तो सोचो, P इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे इस मेटल प्लेट से। अच्छा ये कहाँ से आया, तो याद करो ना, थोड़ा रफली दिखाता हूँ इधर। आपने देखा था ना फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड इंटू 100, था कि नहीं। P इक्वल टू पढ़ा चुका हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, देखा था। यहीं से इसी फॉर्मूले से न्यूमरेटर ही तो निकालना है, तो न्यूमरेटर निकालने के लिए फोटोन की संख्या P में मल्टीप्लाई होगी, तो P में मल्टीप्लाई हुआ फोटोन की संख्या, और ये 100 जो इंटू 100 यहाँ है उधर जाएगा तो 1/100 1/100। देखो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी देखना, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड इंटू 100। इसमें फॉर्मूले का न्यूमरेटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 100 से डिवाइड होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे। अच्छा ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इतने।
अब जो यहाँ बताया गया है डायग्राम वगैरह है या फिर ये जो लाइनें लिखी हैं इनको अब नोट कर लो, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन अभी बाकी है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके फिर देख लेते हैं। आ रहा है समझ में? ये इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे, दिमाग तो लगाओ। तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? P इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100, 1/100। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या होगा ना, ये जो सरफेस है इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, पर सेकंड ये चार्ज लूज करेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर चार्ज आने लगता है, तो पर सेकंड ये चार्ज लूज करेगा, और पर सेकंड जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? करंट। और वही क्या हो जाएगा? सेचुरेशन करंट। क्योंकि पर सेकंड यहाँ से जो निकलेगा वो सामने वाले प्लेट पे जाएगा ही, तो जिस रेट से चार्ज लूज करेगा वही तो सर्किट का करंट हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा? सेचुरेशन करंट। तो हटा दूं क्या ऊपर से? 2-3 लाइनें लिखा ऊपर वाला, चलो तो हटा देता हूँ ऊपर से कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये जो मेटल प्लेट है ना, ये चार्ज लूज करेगा पर सेकंड। द मेटल सरफेस, या मैं बता देता हूँ कि अगर हम देखिए थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? स्मॉल ई छोटा ई। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज, कैरीज अ चार्ज, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ई, सो द metal surface, so the metal surface loses the charge, loses the charge, थोड़ा चल नहीं रहा, मार्कर दूसरा लेते हैं। हाँ, so the metal surface loses the charge at the rate of, loses the charge at the rate of, सोचो किस रेट से चार्ज लूज करेगा? ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ई, सो द मेटल सरफेस लूजेज द चार्ज एट द रेट ऑफ। तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लूज कर रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लूज कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो पर सेकंड कितना चार्ज लूज करेगा? तो इसी में तो ई से मल्टीप्लाई करेगा ना, इसी में ई से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कि मेटल सरफेस पर सेकंड कितना चार्ज लूज कर रहा है। ठीक है, देखो मान लो ये संख्या 10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता तो 1 ई चार्ज आता, 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो 2 ई, अगर ये 10 है तो कितना चार्ज जाएगा पर सेकंड? 10 ई। मतलब इस नंबर में मल्टीप्लाई करें ई से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना, तो नंबर में ई से मल्टीप्लाई करें तो पता चल जाएगा। तो हो जाएगा ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ई इंटू, थोड़ा और बड़ा लिख दूँ इसको, चलो ई इंटू पी इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100, इंटू 1/100, इंटू 1/100। देखो सोचो इतना चार्ज पर सेकंड लूज करने वाला है अपना ये मेटल, और पर सेकंड जो चार्ज लूज करते हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, तो करंट ही तो है ये। पर सेकंड जो चार्ज होता है उसको करंट ही तो बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो पर सेकंड इतना चार्ज लूज कर रहा है, तो दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू द करंट, एंड दैट करंट इज बेसिकली सेचुरेशन करंट। कौन सा करंट है वो? सेचुरेशन करंट। अच्छा, सेचुरेशन करंट तो आ तो गया, आ गया जो पूछा गया था ना कि सेचुरेशन करंट निकालो, निकाल लिया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा काम किया। चलो तो यही क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट, यू कैन राइट, वी कैन राइट आई सेचुरेशन, आई सेचुरेशन, सेचुरेशन इक्वल टू सेचुरेशन करंट इक्वल टू, सो वी कैन राइट
सेचुरेशन करंट इक्वल टू ई इंटू पी इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच इंटू एफ इंटू 1/100 1/100। तो नोट कर लीजिए सब लोग, 1/100 है ना, 1/100, ठीक है, इंटू 1/100। तो ई इंटू पी इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100 1/100, ठीक है। तो ढंग से लिख दो, लिखा तो है ढंग से, इंटू 1/100 है ना। तो यही हो जाएगा अपना सेचुरेशन करंट की वैल्यू। ये क्या है सेचुरेशन करंट है, ठीक है, नोट करना। आया समझ में? तो कैसे कैलकुलेट किया आपने, एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि पर सेकंड कितना यहाँ फोटोन गिरा, पर सेकंड कितना फोटोन गिरा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से निकाला कि पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला, और पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से। उसको निकालने के बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो चार्ज लेके जाएगा, चार्ज लूज करेगा। तो पर सेकंड कितना चार्ज लूज करा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ई से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या में किससे मल्टीप्लाई किया, ई से। तो इस रेट से है ना चार्ज आएगा या जाएगा जो भी है, इस रेट से चार्ज लूज करेगा अपना मेटल सरफेस। तो रेट यही है चार्ज लूज करने का, तो यही क्या बन जाता है, सेचुरेशन करंट, है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेशन करंट किन किन बातों पे डिपेंड करती है उसको चेक करेंगे, है ना। और भी नई नई चीज़ें उसमें देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फोटो करंट जो आपने पढ़ा था, और है ना अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक से दो लेक्चर और बाकी होगा अपने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर का, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बस मिलते हैं।